नमस्कार, मैं डॉक्टर पी आर कठौतिया और मेरा लेक्चर है वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के युग में लोक प्रशासन। मेरा यह लेक्चर दो भाग में होगा, भाग 1 और भाग 2। यह कोर्स सब्जेक्ट बीए अंतिम के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज वैश्वीकरण तथा उदारीकरण का लोक प्रशासन क्या प्रभाव पड़ रहा है तथा इस युग में कौन कौन सी चुनौतियां उभर कर आ रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम उन स्थिति या परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जो कि भारत सरकार को वैश्वीकरण के लिए मजबूर होना पड़ा या मजबूर कर रही थी। क्या परिस्थितियां थी, क्या मजबूरियां थी कि भारत सरकार ने एक समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाने के सपने देखे थे, और फिर क्या मजबूरियां हो गई कि भारत सरकार ने वैश्वीकरण को अपना लिया था, यानी कि उदारीकरण को अपना लिया या निजीकरण को अपना लिया। वैश्वीकरण से पहले भारत सरकार ने उदारीकरण को अपनाया, इसलिए हम दोनों ही विषय को अलग अलग पहले समझने का प्रयास करेंगे कि उदारीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है। जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत सरकार ने संतुलित और तीव्र विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, जिसे समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी गुण होते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में तो निजी उद्यम होते हैं, लेकिन समाजवादी में सारे उद्यम सरकार के होते हैं। किंतु भारत सरकार ने दोनों उद्यम को अपनाया, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था हुई है। फिर भारत सरकार ने मिश्रित व्यवस्था को अपनाते हुए समाजवाद की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 90 के दशक के आते आते तक भारत गंभीर आर्थिक संकट आ गई। विदेशी मुद्रा भंडार जो भारत के सरकार के पास थे, वे लगभग खत्म होने की स्थिति में आ गई थी। उस समय गंभीर आर्थिक संकट के साथ राजनीतिक स्थिरता बनी हुई थी, जिससे भारत सरकार 1990-91 में बजट भी पेश नहीं कर सकी थी। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ऋण लेने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं था। तब भारत सरकार ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ये दोनों संस्थाओं से मुद्रा लिए, या कहना चाहिए ऋण लिए। किंतु ये संस्थाएं भारत पर दबाव बनाने लगी कि सार्वजनिकीकरण को पहले छोड़ो और निजीकरण को बढ़ावा दो। ऐसे समय में भारत सरकार दबाव में आकर उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। इसी को विश्व परिदृश्य में देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 9 स्वतंत्र राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को विकास का स्वरूप देने के लिए इन विकासशील राष्ट्रों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया। नियोजित अर्थव्यवस्था में सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को स्वीकार किया गया। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा विकास के इस प्रतिमान को अधिक उपयुक्त मानते हुए स्वीकार किया गया। इन राष्ट्रों में गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा एवं बेरोजगारी आदि की समस्याएं विकराल एवं धारण लिए हुए थी। अतः 9 स्वतंत्र राष्ट्रों की सरकारों ने इसे प्राथमिकता देते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को स्वीकार किया, ताकि देश के अंतिम व्यक्ति को भी इन समस्याओं से दूर किया जा सके। किंतु कुछ वर्षों में ही विकासशील राष्ट्रों में विकास के इस प्रतिमान के परिणामों को देखकर निराशा उत्पन्न हुई। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो 80 के दशक में उत्पन्न हुई, उसने इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को लड़खड़ा दिया। आर्थिक क्षेत्र में उत्पन्न लड़खड़ाती विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था विशेषकर विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को सहारा दे सके, या इसी संकल्पना के चलते वैश्वीकरण और उदारीकरण की विचारधारा का उदय हुआ। अब यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। वैश्वीकरण क्या है और उदारीकरण क्या है। वैश्वीकरण से ऐसा है, वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण में सभी पक्ष प्रभावित होते हैं, जैसे राजनीतिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, तकनीकी पक्ष,
शैक्षणिक, आर्थिक, वैज्ञानिक या जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो सारे प्रभावित होते हैं। पूंजी निवेश, यातायात आदि के सारे पक्ष जो है इससे प्रभावित हुए हैं। वैश्वीकरण से आशय विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है। इसके अंतर्गत विश्व बाजार के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है तथा व्यावसायिक देश की सीमाओं को पार करके विश्वव्यापी बन जाता है, या हमें कहें विश्वव्यापी रूप धारण कर लेता है। वैश्वीकरण द्वारा ऐसे प्रयास किया जाता है कि विश्व के सभी देश व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग व समन्वय स्थापित करें। जैसे यदि कोई भारतीय कंपनी इंग्लैंड में व्यापार करना चाहता है और भारतीय नीति उसका विरोध नहीं करती है तो इसे हम वैश्वीकरण कहेंगे, क्योंकि इस व्यावसायिक इकाइयों का प्रमोट सरकार इसी नीति द्वारा करती है ताकि बाहरी जगह पर व्यापार कर सके। इसे ही वैश्वीकरण कहेंगे। इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है? जैसे पहला, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है। दूसरा, आर्थिक क्रियाओं को राष्ट्रीय सीमाओं से आगे विस्तार किया जाता है। जैसे उदाहरण समझ सकते हैं, भारत यदि ब्रिटेन, चीन आदि देश के साथ व्यवसाय करता है तो इसे हम वैश्वीकरण कहेंगे। तीसरा, पूरे देश का अर्थव्यवस्था एक हो जाता है। चौथा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का विस्तार, इसको भी हम वैश्वीकरण ही कहेंगे। अगला, निवेश, पूंजी, वित्तीय सेवाओं की वृद्धि और विस्तार भी होता है, यह वैश्वीकरण है। छठवां, प्रौद्योगिकी क्रांति का लाभ विश्व भर के देशों को प्राप्त होता है और एक दूसरे के बीच आवागमन के साधन का विस्तार हो जाता है। ये सारे पक्ष को इनकी विशेषताएं या वैश्वीकरण कह सकते हैं। इस तरह से उदारीकरण क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसे उदारीकरण किस प्रकार से समझा जा सकता है? व्यवसाय और उद्योगों पर प्रतिबंधों को न्यूनतम करना ताकि आवश्यक प्रतिबंधों को समाप्त किया जा सके, या हम ये कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने हेतु नौकरशाही शिकंजे से मुक्ति दिलाना, ये उदारीकरण है। उदारीकरण के द्वारा देश में ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जिस देश के व्यवसाय व उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके तथा उन्हें कार्य करने में किसी प्रकार के बाधाओं का सामना न करना पड़े, और उदारीकरण नीति सरकार द्वारा लगाई जाती है ताकि व्यवसायिक संस्थाएं आसानी से या आसान रूप से विकास कर सके, अनावश्यक रूप से उन पर प्रतिबंध या कोई नियंत्रण न लगा सके। ये उदारीकरण है। उदारीकरण की जो विशेषताएं हैं उसको इस प्रकार देख सकते हैं। पहला, अधिकतर उद्योगों में लाइसेंस को समाप्त करना। उदारीकरण के युग में जो है आज भारत में जो लाइसेंस राज प्रथा था वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, कोटा परमिट को बंद कर दिया गया है। दूसरा, वस्तु और सेवाओं को एक दूसरे के स्थान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। तीसरा, वस्तु और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता प्रदान करना। एग्जाम्पल, कंपनियां या कोई भी कंपनियां किसी वस्तु के मूल्य को में निर्धारण करना चाहती है तो कर सकती है, इस पर सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये उदारीकरण है। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी व तकनीकी को आकर्षित करने को प्रक्रिया को सरल बनाना। अगला, इसकी विशेषताएं हैं अर्थव्यवस्था पर लगे अनावश्यक प्रतिबंधों या नियंत्रणों को हटाना। नेक्स्ट, आयात निर्यात के नियमों को सरल बनाना। और राष्ट्र हम कह सकते हैं कि करों या टैक्स की दरों में कमी करना। यदि टैक्स ज्यादा लगाएंगे तो कंपनी अधिक विकास नहीं कर पाएगी। यदि करों में हम छूट देते हैं, और इसीलिए छूट देती है सरकार द्वारा